हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एनके सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा आज का विषय है मौलिक अधिकार। हम चर्चा में देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, इनकी अवधारणा कहां से ली गई है और इनकी प्रकृति कैसी है। इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में डिफरेंस क्या है। मानव के मानव होने के नाते जो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। बच्चा जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसे ये नहीं पता होता है कि वो जन्म भारत में ले रहा है, अमेरिका में ले रहा है या किसी अन्य देश में ले रहा है। क्योंकि उस बच्चे ने जन्म लिया है तो उसके जन्म लेने से के साथ में जो उसके अधिकार शुरू हो जाते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार किसी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। मानव अधिकार किसी संविधान के मोहताज नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, जब मानव अधिकारों की तुलना में मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है, अर्थात मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार देश की सीमा से बंधे भी होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार की डेफिनेशन क्या है। मौलिक अधिकार अर्थात कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करने वाले अधिकार। करने वाले अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से हैं? ऐसे अधिकार जो कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को मर्यादित करें। अब देखेंगे कि इनकी अवधारणा कहां से ली गई है। अवधारणा, कंसेप्ट। तो मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है वो अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। अब हम देखेंगे इनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति अर्थात इनका नेचर कैसा है। तो ज्यादातर ये निषेधात्मक होते हैं, लेकिन कुछ एक सकारात्मक भी हैं। ज्यादातर ज्यादातर नकारात्मक या निषेधात्मक। निषेधात्मक। कुछ सकारात्मक भी हैं, कुछ सकारात्मक। इसमें 15, 16, 19 और 29 ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं। सॉरी, 19। और जबकि सकारात्मक के अंतर्गत ये अनुच्छेद हैं 21 का, 29, 30। ये कुछ अनुच्छेद हैं जो सकारात्मक मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। द बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिव लाइफ
with safety and security, safety and security, enshrined in part third of the constitution and safeguarded by the state, by the state। अर्थात ये किसी व्यक्ति के वो बुनियादी अधिकार हैं जिन्हें जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, अर्थात और इन्हें संविधान के भाग 3 में रखा गया है और राज्य के द्वारा इन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है कि इशूड टू ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं ये। इसके अलावा डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू विड्रॉ these rights, the process to make any changes is very cumbersome। इसके अलावा if these rights are violated by any individual, corporate body or any arm of the state, the affected party can go to court। ऐसे अधिकार जो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू विड्रॉ दीज राइट्स, राज्य को इन अधिकारों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात राज्य इन आसानी से इन अधिकारों को नहीं छीन सकती है और इनमें परिवर्तन भी अगर राज्य लाना चाहती है तो ये बहुत ही दुष्कर कार्य है। इफ दीज राइट्स आर वायोलेटेड, यदि इन अधिकारों का किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी कारपोरेट बॉडी के द्वारा या किसी सरकार के या राज्य के किसी अंग के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी जगह खाली करते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार से तात्पर्य है हमें और आपको प्राप्त अधिकार, अर्थात ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को प्राप्त हो और नागरिकों को प्राप्त अधिकार। व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार, व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार, या हम कह सकते हैं कि नागरिकों को प्राप्त अधिकार, प्राप्त अधिकार।
अब अगर ये व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं तो किसी न किसी के अगेंस्ट में प्राप्त होंगे, अर्थात किस हमें हमारे और आपके जो अधिकार हैं उनको किससे खतरा है, कौन हमारे और आपके अधिकारों को छीन सकता है। तो याद रखिएगा कि ये जो व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं अर्थात राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, अर्थात राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार होते हैं। ऐसे अधिकार ये राज्य के अगेंस्ट में होते हैं, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, खिलाफ या विरुद्ध, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार होते हैं। प्राप्त, हमारे और आपके मूल अधिकारों का हनन कौन कर सकता है? राज्य। तो इसलिए राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार होते हैं। और जब हमारे और आपके अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के या नागरिकों के अधिकारों को का हनन राज्य करने की कोशिश करता है तो फिर वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये मूल अधिकार जो होते हैं वो प्रकृति में न्यायोचित होते हैं। ये कैसे हैं? तो ये प्रकृति में न्यायोचित है, न्यायोचित, न्यायोचित। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर वो व्यक्ति विशेष जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, इसलिए इन अधिकारों को न्यायोचित कहा जा सकता है। उल्लंघन पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं। अब क्या व्यक्तियों को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं? नहीं, कुछ अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। और व्यक्तियों में को प्राप्त में जैसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, 21 का इत्यादि। इन तमाम अनुच्छेदों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप ये समझिए कि सभी मूल अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के अंतर्गत देश में रहने वाले नागरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसलिए नागरिकों को प्राप्त अधिकार और व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार में थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्राप्त वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, सीमित नहीं किए जा सकते, सीमित नहीं किए जा सकते और इनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार मौलिक रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये अधिकार मौलिक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के विकास में अत्यंत आवश्यक है।
आवश्यक है। जैसे भौतिक विकास, पूर्ण मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। सामान्य स्थिति में इन अधिकारों को राज्य सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर एक पॉइंट है कि सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि क्या इन्हें सीमित भी किया जा सकता है? हाँ, इन्हें सीमित भी किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन्हें संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है। मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो देखते हैं, मौलिक अधिकारों का यदि हनन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय मीन्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी रिट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी रिट सबसे पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये पहली रिट है। इसे हिबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। दूसरा है परमादेश, इसे मैंडमस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है उत्प्रेषण, इसे सर्च्योरेरी के नाम से जाना जाता है। चौथा है प्रतिषेध, और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। प्रतिषेध इसे प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है और अधिकार प्रच्छा इसे को वारंटो के नाम से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मीन्स हिबियस कॉर्पस, परमादेश मीन्स मैंडमस, उत्प्रेषण मीन्स सर्च्योरेरी, प्रतिषेध मीन्स प्रोहिबिशन और अधिकार प्रच्छा मीन्स को वारंटो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं।
जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि इन सामान्य स्थिति में इन अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है राज्य के द्वारा, लेकिन राष्ट्रीय आपात के समय यदि अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है, अर्थात निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन एक क्लॉज है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपात के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ बात थी मौलिक अधिकारों से संबंधित। आगे हम देखेंगे संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को स्थान क्यों दिया। हमारा अगला बिंदु है संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को शामिल क्यों किया, शामिल क्यों किया। देखिए कुछ बिंदु हैं जिनके अंतर्गत हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है आजादी के समय, आजादी के समय जनता में राजनीतिक अधिकारों की समझ नहीं, समझ नहीं मीन्स हनन का खतरा, हनन का खतरा। दूसरा हमारा बिंदु है संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली कार्यपालिका का, कार्यपालिका का विधायिका में, विधायिका में बहुमत। अभी हम इन पर चर्चा करेंगे कि क्या है ये, पहले लिख लेते हैं। तीसरा है धार्मिक अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल, के अधिकारों की सुरक्षा का सवाल, के अधिकारों की सुरक्षा का सवाल। अगला बिंदु है वंचित तबके का लंबे समय से शोषण। अगला बिंदु है संघात्मक ढांचा से, संघात्मक ढांचा से उपजा विवाद का मामला, विवाद का खतरा। और छठा बिंदु है किसी को विशेषाधिकार का हक नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं इन तमाम बिंदुओं पर। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को संविधान में क्यों शामिल किया। तो देखिए पहला बिंदु है कि आजादी के समय जनता में राजनीतिक अधिकारों की समझ नहीं। आप आज भी देखिए कि आजादी के 77 साल बाद भी गांव जैसे माहौल में लोगों को ये नहीं मालूम है कि उनके मौलिक अधिकार क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो ये उस समय की बात की जा रही है जब भारत तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। तो उनको यानी जनता को अपने राजनीतिक
राजनीतिक अधिकारों की समझ ही नहीं थी, उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कौन कौन से पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो ऐसे में वो अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करते। इसलिए इस बिंदु के माध्यम से संविधान सभा ने कहा कि नहीं, इसको मूल अधिकार बना देना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की का संरक्षण हो सके। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली अर्थात कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत। आप सपोज करिए कि कोई पार्टी है वो प्रचंड बहुमत से जीत करके आती है और आप जानते हो कि विधायिका के अंदर से ही कार्यपालिका निकल कर आती है। अर्थात अगर कार्यपालिका विधायिका के अंदर वर्चस्व में होगी तो मनमाने ढंग से वो विधेयक पास करा लेगी। तो ऐसे में जनता के मूल अधिकारों का क्या होगा। तीसरी बात है कि जब देश आजाद हुआ उसी समय देश ने विभाजन की विभीषिका को झेला, हजारों लोग बेघर हो गए, बहुत से हिंदू जो पाकिस्तान में थे वो वापस यहां आ गए और वहां पर कुछ एक जो हिंदू बचे रह गए तो वहां वो अल्पसंख्यक हो गए। और जब वहां की 90% आबादी मुस्लिम है तो अल्पसंख्यकों के अधिकार का क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भारत में देखें कि यहां से जो मुस्लिम माइग्रेट हो गए, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड, लेकिन बाद में कुछ लोग लौट के वापस आए। तो जिस समय भारत आजाद हुआ और विभाजन हुआ उस समय देश में 80% हिंदू था। तो ऐसे में मुस्लिम और अन्य तमाम तबके जो अल्पसंख्यक हो गए, उनके अधिकारों की सुरक्षा का सवाल, उनको ये लगने लगा कि बहुसंख्यक हिंदू सरकार जो है हमारे अधिकारों का संरक्षण कैसे करेगी। इसके अलावा वंचित तबके का लंबे समय से शोषण, यानी ऐसे लोग जो लंबे समय से मेन स्ट्रीम से बाहर थे, यानी आप कह सकते हो जैसे दलित समाज के लोग, ऐसे लोग उनका लंबे समय से शोषण किया जा रहा था, तो उनके अधिकारों का क्या होगा। और तीसरी बात है, अगली बात है संघात्मक ढांचा से उपजा विवाद। सपोज करिए कि केंद्र में कोई सरकार है और राज्य में सेम पार्टी की सरकार नहीं है। आप ऐसे मान के चलिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो इनके आपसी विवाद के कारण जो एलोकेशन ऑफ बजट है, राज्य का एलोकेशन ऑफ बजट है, वो केंद्र सरकार पूरा बजट जो है राज्य का उसे नहीं मुहैया करा पा रही है। तो ऐसे में उस राज्य विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के मूल अधिकारों का कैसे संरक्षण हो पाएगा। और तीसरी अगली बात है कि किसी को विशेषाधिकार का हक नहीं, अर्थात कोई भी व्यक्ति, यानी संविधान में क्लियर कट कहा गया कि सपोज करो कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, अगर वो कोई अपराध, कोई सीवियर क्राइम कर देता है तो उसे इस बात के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं मिल जाएगा, नहीं कि वो सवर्ण है, नहीं, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। तो इस वजह से संविधान सभा में इन मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। इसीलिए इन मौलिक अधिकारों को न्यायोचित कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स आर enshrined in part 3rd of the Constitution. Articles 12 to 35. Part 3rd of the Constitution is described as Magna Carta of India. जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों को
संजोकर रखा गया है संविधान के भाग 3 में, और भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मैग्ना कार्टा द चार्टर ऑफ राइट्स, द चार्टर ऑफ राइट्स issued by King John of England in 1215. The Charter of Rights issued by King John of England in 1215 was the first written document relating to fundamental rights of citizens. 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा अपने सामंतों के दबाव में आकर एक अधिकार प्रपत्र जारी किया गया। यह पहला लिखित दस्तावेज था जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित था। अर्थात इंग्लैंड के राजा जॉन ने पहली बार जिस अधिकार प्रपत्र पर अपनी जनता को कुछ अधिकार साइन करके दिए, उसे ब्रिटेन के संदर्भ में, उसे इंग्लैंड के संदर्भ में मैग्ना कार्टा कहा गया। क्योंकि भारत का संविधान का भाग 3 जनता को कुछ अधिकार देता है, इसलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये परिभाषा थी मैग्ना कार्टा से संबंधित। हमारा अगला बिंदु है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, थोड़ी जगह खाली करते हैं। The Constitution of India provides for 6 fundamental rights. 6 fundamental rights. भारत का संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी, मीन्स समता का अधिकार, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तेईस से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का
अधिकार 25 से 28। पच्चीस से 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। अधिकार 29 से 30। और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 6 प्रकार के अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। इसके बाद में है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। नोट। Originally, the Constitution also included right to property. Right to property means Article 31. But it was deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment 44th Amendment Act 1978। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 31 को भी शामिल किया गया था, लेकिन बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। Now it is made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution.
अब इसी संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने चर्चा की मौलिक अधिकारों पर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।